नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। पंजाब में कांग्रेस को नया प्रधान मिल गया। सारी कड़वाहट पीकर कैप्टन ने मंच साझा कर लिया, लेकिन मंच साझा नहीं हुआ। सिद्धू को जो कहना था कहा। आज पंजाब कांग्रेस के मंच से जो बयानबाजी हुई वो सूबे में कांग्रेस के भविष्य को लेकर क्या संकेत दे रही है, बड़ी खबर में विस्तार से चर्चा करेंगे। पैक्सिस खुलासे पर संसद में हुए बवाल पर बात करेंगे। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर जो इल्जाम लगाए उनका जिक्र भी होगा, लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो। लॉन्च होने के बाद पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो जाने वाली इस मिसाइल का नाम आकाश एनजी है। एनजी यानी न्यू जनरेशन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने आज दोपहर 11:45 पर आकाश एनजी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये सतह से हवा में मार करती है और इससे दुश्मन के लड़ाकू विमान या हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया जा सकता है। 30 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइल का ये पिछले 2 दिनों में दूसरा परीक्षण है। इसे भारतीय वायुसेना के लिए बनाया गया है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम पहले से ही सेना और वायुसेना में तैनात है। इसमें आकाश मिसाइल का इस्तेमाल होता है। इसका एक उन्नत संस्करण भी आ चुका है। अब इस उन्नत संस्करण की जगह लेने के लिए उससे भी एडवांस एडिशन बन रहा है, जिसका नाम है आकाश एनजी। आकाश एनजी के आने के बाद आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ज़्यादा घातक होगा। इसमें लॉजिस्टिक्स का पचड़ा कम करने की कोशिश भी की गई है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर बिना वक्त गंवाए इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर तैनात किया जा सके। ये हमें बताता है कि हमारा मिसाइल प्रोग्राम आखिरकार उस तरह काम करने लगा है जिसकी हम उम्मीद लगाए थे। बड़ी बड़ी मिसाइलें बनाना भी आसान नहीं होता, लेकिन जो बारीकी आकाश एनजी जैसा टेक्टिकल सिस्टम बनाने के लिए चाहिए, उसके लिए दशकों का अनुभव और रिसर्च की ज़रूरत होती है, जो आप पैसे के मोल कहीं से खरीद नहीं सकते। आकाश एनजी जैसे प्रयास उन सब के लिए एक जवाब हैं जो पूछते थे कि इतने सारे वैज्ञानिक डीआरडीओ में बैठे बैठे करते क्या हैं। बाकी आकाश एनजी और भारत की दूसरी रणनीतिक सामरिक जरूरतों के बारे में अगर आपको जानना हो तो आप लल्लन टॉप का वीकली प्रोग्राम रखवाले जरूर देखा करिए, जिसे मेरे सहयोगी निखिल वाट प्रस्तुत करते हैं। दिन के वीडियो के बाद अब बारी सुर्खियों की। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना संक्रमण के नए मामले 35,342 आए। ठीक हुए मरीजों की संख्या 38,740 और मौत का आंकड़ा 483। आज के आंकड़ों में राहत की बात यह है कि पिछले 2 दिन के बजाय केस कम आए हैं। गुरुवार और बुधवार को नए मरीजों का आंकड़ा 40,000 के पार था, लेकिन आज घटकर 35,000 पर आया। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच घटते आंकड़े राहत की बात है। दूसरी सुर्खी उत्तर प्रदेश से है। बहुजन समाज पार्टी ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान की शुरुआत प्रबुद्ध वर्ग संवाद सुरक्षा सम्मान विचार गोष्ठी से की। ये बड़ा लंबा सा नाम है, लेकिन टिप्पणीकारों ने कहा कि सादी भाषा में इसे बसपा का ब्राह्मण आउटरीच प्रोग्राम कहा जा सकता है। अपने संबोधन में बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने राम मंदिर से लेकर यूपी पुलिस की कार्रवाई तक कई सवाल उठाए। कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाएंगे। भगवान श्री राम के लिए आप झोला लेके घूम रहे हैं, जो आपको सब कुछ दे रहा है, जिसकी वजह से आपको सब कुछ मिल रहा है, उनके लिए आप कह रहे हैं कि हमको चंदा दो, और चंदा तो आपने इकट्ठा फिर भी कर लिया। आप 20 हजार करोड़ रुपया खर्चा कर सकते हैं गुजरात में मूर्ति बनाने के लिए और जगह लाने के लिए। आप भगवान श्री राम लला का मंदिर नहीं बना सकते एक इज्जत के साथ? आपने उनको अभी भी वही बैठा रखा। 1 वर्ष हो गया, पूरा 1 वर्ष हो गया। 5 अगस्त को शायद एक ऐसा दिन था जिस दिन भूमि पूजन की गई थी। उसी समय लोगों ने प्रश्न उठा दिए थे, ब्राह्मणों ने, खासतौर से पूरे ब्राह्मणों ने, पुरोहितों ने, पंडितों ने, कि ये किसने सलाह दे दी, किसने आपको ये तारीख बता दी भूमि पूजन की? उस समय कोई काम नहीं होता अच्छा, लेकिन इन्होंने वही दिन चुना। तो कुछ ना कुछ तो सोच पीछे होगी कि ऐसा अशुभ दिन चुनो जिससे कि काम ही ना हो पाए। और आप देख रहे हैं आज क्या हो रहा है। 1 साल हो गया, 1 साल में न्यू व्यू पर उठ करके नहीं आ पाई, और अभी हम लोग कहां पर हैं पता नहीं, मंदिर कब बनेगा।
बसपा महासचिव ने पिछले साल कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद से जेल में बंद खुशी दुबे का भी मुद्दा उठाया। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, सर्व जाति में हो रहे हैं, लेकिन दलित समाज और ब्राह्मण समाज, इन दो समाजों को तो जैसे चिन्हित कर दिया गया है। आप ही बताइए, क्या दोष है, क्या दोष है उस लड़की का जो कि 16.5 वर्ष की खुशी नाम, उनके माता पिता गरीब लोग हैं, 25 गज के मकान में रहते हैं, कोई ऐसा काम नहीं जिससे कि वो बड़ी मुश्किलों से रोटी रोजी चलती है। उसकी शादी उन्होंने की और शादी 29 जून को शादी होती है, 29 जून को शादी होती है और शादी 19 को तो रात में शादी हुई, 30 तारीख को अगले दिन पहला दिन हुआ अपने ससुराल में, 1 तारीख उसके बाद दूसरा दिन हुआ, 2 तारीख को वारदात हो गई। 2 तारीख को पुलिस के ऊपर जो बर्बरता पूर्वक, जिसका कि हम लोग कभी भी उसको हत्या को सही नहीं मानते, जो हुई थी, लेकिन 2 तारीख को हादसा हो गया और 2 तारीख के हादसे में यानी कि 48 घंटे भी नहीं वो लड़की उस घर में थी और उसको बंद कर दिया गया, जेल भेज दिया। 7 दिन तो पहले पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा बगैर किसी वारंट के। 7 तारीख से लेकर 15 सितंबर तक उसको जेल में रखा जबकि वो नाबालिग थी। जब नाबालिग वाले के में उसको घोषणा की गई जांच के बाद कि ये तो नाबालिग है, तब आपने उसको रिमांड होम में भेज दिया। और रिमांड होम में भी कहां भेजा? आपने कानपुर के रहने वाले माता पिता, आप रिमांड होम में भेज रहे हैं बाराबंकी में। बाराबंकी में उसको आपने वहां 1 साल से रखा हुआ, 1 साल हो गया पूरा उसको आप कैद में रखे हुए हैं और उसकी बेल ना होने पाए, उसकी बेल ना हो, इसलिए आपने क्या किया? आप जानते थे कि नाबालिग है, 2 दिन पहले आई, इसको कैसे आप जेल में रख लेंगे? खुशी की शादी गैंगस्टर विकास दुबे के शूटर अमर दुबे के साथ हुई थी। शादी के तीसरे ही दिन बिकरू गांव में 8 पुलिस वालों की हत्या हुई, जिसके बाद एनकाउंटर में पुलिस ने अमर दुबे को मार गिराया और खुशी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बहरहाल राजनीति की बात करें तो बसपा या मायावती पहली दफा ऐसा नहीं कर रही कि ब्राह्मण वोटों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें। 2007 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मायावती इस ब्राह्मण प्लस दलित फॉर्मूले पर सफलता से काम कर चुकी हैं। 2007 में बीएसपी करीब 30.43% वोट शेयर और 206 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आई थी और इसमें राजनीतिक टिप्पणीकार कहते हैं कि ब्राह्मण वोटों के बसपा की तरफ शिफ्ट होने का और बसपा का बड़े पैमाने पर इस जाति समूह से आने वाले लोगों को टिकट देने का योगदान था और यहीं से सोशल इंजीनियरिंग नाम के शब्द में भी कुछ नए इजाफे हुए थे। लेकिन जब ये वोट बैंक खिसका और दूसरे वोट बैंक भी, तो मायावती को अगले 4 चुनावों में करारी शिकस्त मिली। 2012 और 17 के विधानसभा चुनाव और 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव। अब जब यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव सर पर हैं, तो मायावती एक बार फिर अपने 14 साल पुराने फॉर्मूले को अपनाना चाहती हैं। इसकी एक वजह वो थ्योरी भी हो सकती है जिसमें एक वर्ग कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार में ब्राह्मणों की उपेक्षा हुई और इसके लिए नए नए टर्म इस्तेमाल किए जा रहे हैं, खासतौर पर टी सीरीज टर्म। लेकिन दूसरा पक्ष है जो ये कहता है कि इस तरह की राजनीतिक शब्दावलियों का अब कोई ग्राहक उत्तर प्रदेश में नहीं है। जो भी राजनीति है वो सब आपको उत्तर प्रदेश में नज़र आती है अलग अलग रंगों में, और ये रंग जानने के लिए आपका ये दोस्त जल्द ही उत्तर प्रदेश के विस्तृत दौरे पर रवाना होगा। जी, सबसे पहले आपको खबर, आपको सूचना, आपको निवेदन और आमंत्रण हमारे इस इलेक्शन के अनाउंसमेंट से पहले सभी जिला मुख्यालयों तक की यात्रा से जुड़ने का। इसके बारे में विस्तार से आपको जल्द जानकारी दूंगा। आज मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ सरका दी धीमे से। तीसरी सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने आज पटाखों पर बैन के एनजीटी के फैसले के खिलाफ याचिका को रद्द कर दिया और साथ ही कोर्ट ने पटाखों पर पाबंदी के फैसले पर दखल से इनकार किया। दिसंबर 2020 में एनजीटी ने कोरोना के चलते दिल्ली एनसीआर के साथ साथ ऐसे शहरों में पटाखों की बिक्री पर बैन लगाया था जहां हवा की गुणवत्ता खराब है। कोर्ट ने कहा पटाखों का स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर पड़ता है इसके लिए स्टडी या रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, इससे फेफड़े खराब होते हैं, सामान्य ज्ञान है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि एनजीटी हवा की गुणवत्ता के मुताबिक पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति दे भी सकता है। इस आदेश में स्पष्टीकरण या विचार विमर्श की अब जरूरत नहीं है। चौथी सुर्खी मुंबई से। पॉर्न फिल्में बनाने और मोबाइल ऐप पर स्ट्रीम करने के आरोप में गिरफ्तार हुए बिजनेसमैन राज कुंद्रा को आज कोर्ट ने 27 जुलाई तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आज मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच राज कुंद्रा को उनके घर ले गई। मीडिया रप्टों के मुताबिक पुलिस उनकी पत्नी और फिल्म एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि वो भी कुंद्रा की कंपनी व्यान की डायरेक्टर है। पुलिस ने कंपनी के ऑफिस में भी छापेमारी की थी, जहां से कई हार्ड डिस्क बरामद किए गए। इस डेटा में पुलिस को अब तक 51 अश्लील वीडियो मिले हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। पुलिस ने राज कुंद्रा का मोबाइल फोन भी सीज कर लिया है। कुंद्रा के चैट से पुलिस को 119 फिल्मों की लिस्ट मिली है, जिन्हें $1.2 मिलियन यानी करीब 8 करोड़ 93 लाख रुपए में एक कंपनी को बेचा जाना था। जनवरी 2021 में जब यूट्यूब, गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर ने हॉटशॉट ऐप को हटा दिया था, तो कुंद्रा ने बॉलीफेम नाम से एक दूसरा ऐप बनवाया था, जिस पर इस पॉर्न कंटेंट को स्ट्रीम किया जाता था। पुलिस को जांच में कई ऐसे अकाउंट्स की जानकारी भी मिली, जिसमें दूसरे देशों से डॉलर और पाउंड के जरिए खूब लेन देन हुए। राज कुंद्रा को पुलिस ने 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 23 जुलाई तक की हिरासत में भेजा गया था पुलिस की। आज मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा को 7 दिन और न्यायिक हिरासत में रखने की मांग की। कहा कि इस मामले में भी और जांच बाकी है, जिसके लिए समय चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने कुंद्रा को 27 जुलाई तक की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया। पांचवी सुर्खी महाराष्ट्र से है। भारी बारिश के बीच भूस्खलन होने से रायगढ़ जिले में 36 लोगों की मौत हो गई। पहाड़ इलाके में 3 अलग अलग जगहों पर भूस्खलन हुआ। इसके बाद कई सारे लोग मलबे में फंस गए। अब तक 36 के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 30-35 लोगों के और फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भूस्खलन, जिसे अंग्रेजी में हम लैंडस्लाइड कहते हैं, इसके पीछे क्या वजह होती है? भूस्खलन यानी किसी ढलान से भारी मात्रा में चट्टान, मलबे या मिट्टी का नीचे लुढ़कना, जिस वजह से न्यूटन ने सेब जमीन पर गिरते देखा। बड़े बड़े पहाड़ भी उसी कारण दरक जाते हैं। इस प्राकृतिक बल का नाम होता है ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण। ये भूस्खलन का मुख्य कारण है, लेकिन ये तो हमेशा मौजूद होता है। फिर पहाड़ कुछ खास मौक़ों पर ही क्यों दरकते हैं? इसके पीछे दूसरे कारण भी हैं, जैसे वर्षा, भूकंप, बर्फ का पिघलना, ज्वालामुखी की गतिविधियां या जंगलों की या पहाड़ों की कटाई। भारत में आमतौर पर भारी वर्षा के कारण लैंडस्लाइड देखे जाते हैं। ढलान की ऊपरी सतह फ्रिक्शन यानी घर्षण के जरिए नीचे वाली सतह पर टिकी रहती है, इसलिए ऊंचाई पर होने के बावजूद गुरुत्वाकर्षण का बल इसे नीचे नहीं खींच पाता। लेकिन ज़्यादा बारिश से ऊपरी सतह पर पानी इकट्ठा होता है, फिर वो भारी हो जाता है और बारिश का पानी इन सतहों के बीच के फ्रिक्शन को कम करने लगता है, और इस वजह से कई दफ़ा गुरुत्वाकर्षण का बल फ्रिक्शन पर हावी हो जाता है और ढलान की ऊपरी सतह नीचे खींची चली जाती है। कई बार भूकंप भी लैंडस्लाइड को ट्रिगर कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई जगहों पर चट्टानें बहुत महीन बैलेंस के साथ टिकी होती हैं। ये बैलेंस कई प्राकृतिक सतहों को टिका कर रखता है, लेकिन भूकंप इस संतुलन को डिस्टर्ब कर सकता है और लैंडस्लाइड का कारण बन सकता है। पेड़ काटने से भी लैंडस्लाइड के चांस बढ़ जाते हैं। जंगल का अपना इकोसिस्टम है। पेड़ पौधों की जड़ें ऊपरी मिट्टी को जकड़ कर रखती हैं। जंगलों की कटाई से ये पकड़ कमज़ोर हो जाती है और इस तरह हम पेड़ काटकर भी इस आपदा को निमंत्रण देते हैं। लैंडस्लाइड छोटे छोटे कई दूसरे फैक्टर्स पर भी निर्भर करता है। ये फैक्टर वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ तय करती हैं। रायगढ़ वाले केस में भारी वर्षा ही इस भूस्खलन की मेन कल्प्रेट नजर आ रही है, लेकिन इसके पीछे हम मनुष्यों की हरकतें भी हो सकती हैं, जिन्हें जांच के बाद ही बताया जा सकता है। ये तो आपदा की वजहों की बात हो गई, जिसमें जांच भी होगी। राहत की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड से मृतकों के लिए 2 लाख और घायलों के लिए 50,000 रुपए की राशि का ऐलान किया है। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर में पहले बात पंजाब की। महीनों की मेहनत के बाद कांग्रेस पंजाब वाला झगड़ा सुलझाने का सुकून महसूस कर रही होगी शायद। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू का झगड़ा। नवजोत सिंह सिद्धू की पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर ताजपोशी हो गई। ताजपोशी वाले कार्यक्रम में कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल हुए। साथ साथ की तस्वीरें आई। चाय वाली पार्टी में बात करते भी दिखे। कांग्रेस आलाकमान के दबाव में ही सही ऊपरी तौर पर जताने की कोशिश हुई कि सब ठीक है, लेकिन दोनों नेताओं के हाव भाव पढ़कर टिप्पणीकारों ने अनुमान लगाया झगड़ा अभी खत्म नहीं हुआ। कयास लगाए जा रहे थे कि सिद्धू की ताजपोशी वाले कार्यक्रम में कैप्टन अमरिंदर शामिल नहीं होंगे। कैप्टन ने कहा था जब तक सिद्धू उनकी सरकार पर लगाए आरोपों के लिए माफी नहीं मांगते वो उनसे नहीं मिलेंगे। सिद्धू ने माफी नहीं मांगी, फिर भी कैप्टन कार्यक्रम में शामिल हुए। बल्कि कैप्टन ने ताजपोशी वाले कार्यक्रम से पहले चंडीगढ़ के पंजाब भवन में एक चाय पार्टी भी रखी। इसमें सभी विधायकों, सांसदों और पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया। कैप्टन अमरिंदर वाली चाय पार्टी में नवजोत सिंह सिद्धू भी गए
और सबकी नजरें थीं कि क्या सिद्धू और कैप्टन में बातचीत होगी। वहां मौजूद नेताओं से दुआ सलाम करते हुए सिद्धू एक बार तो कैप्टन से नजरें फेरकर आगे बढ़ गए, लेकिन फिर पंजाब कांग्रेस के प्रभारी महासचिव हरीश रावत ने सिद्धू को बुलाकर कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलवाया। कुछ देर के लिए दोनों साथ बैठे, हल्की फुल्की बातचीत वाली तस्वीरें, लेकिन दोनों के बीच की असहजता यहाँ छिपाए नहीं छिप रही थी। पंजाब भवन वाली चाय पार्टी के बाद सारे नेता कांग्रेस के दफ्तर पहुंचे, जहां पर सिद्धू के कांग्रेस अध्यक्ष बनने का कार्यक्रम था। यहां पर भी मंच पर सिद्धू और कैप्टन की कुर्सियां अगल बगल थीं, लेकिन दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई। फिर भाषणों का दौर शुरू हुआ तो दोनों नेताओं की तलखी सामने आ गई। सिद्धू भाषण देने के लिए उठे तो हाथों से क्रिकेट शॉट मारने वाला एक्शन किया। दाईं तरफ बैठे कैप्टन अमरिंदर को देखे बिना उनके आगे से गुजर गए। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत को भी पार करते हुए वो पूर्व सीएम राजेंद्र कौर भट्टल के पास पहुंचे, पांव छूकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद कांग्रेस नेता लाल सिंह केपी की भी पैर छुए और फिर भाषण शुरू कर दिया। अपने भाषण में सिद्धू ने कैप्टन पर तंज कसते हुए कहा, जो मेरा विरोध करेंगे वो मुझे और मजबूत बनाएंगे। मेरी चमड़ी मोटी है, मुझे किसी के कहने सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जेड़ा विरोधी कहंदे सी अज कांग्रेस एक मुठ है, एक झुट है, एक मुठ है, एक झुट है, तो समुंदर है कार्यकर्ता, समुंदर है वर्कर, जिस सामने अस्तित्व खोना है। जिस तरह अणु के बिना परमाणु नहीं बन सकता, अणु के बिना परमाणु नहीं बन सकता, व्यक्ति के बिना समाज नहीं बन सकता, उस तरह कोई भी पार्टी कार्यकर्ता और वर्कर के सहयोग के बिना नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। करो कदू पक बना के सजाऊं, जोश भरूं, एक नवा बदलाव है फिजा च, बंदा जनता का सैलाब है और सिकंदर बना के खड़ा करूं। तो एक तरह से सिद्धू कैप्टन अमरिंदर को चढ़ाने वाले अंदाज में दिखे। सिद्धू के अलावा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी कैप्टन सरकार पर निशाना साधा। कहा कि सरकार में अफसरशाही हावी रहती है, उनकी मनमानी चलती है और अप्रत्यक्ष रूप से ये कैप्टन पर हमला ही था। तो जाखड़ और सिद्धू से घिरने के बाद जवाब देने की बारी आई कैप्टन अमरिंदर सिंह की। जब वो मंच से भाषण दे रहे थे और अपने सरकार के अचीवमेंट बता रहे थे तो नवजोत सिंह सिद्धू अपने हाथों को मल रहे थे, भाषण का लोड न लेने के हाव भाव दिखा रहे थे। उन्होंने कैप्टन को इग्नोर कर अपने बगल में बैठे सुनील जाखड़ से बात करनी शुरू कर दी, जिसके बाद कैप्टन ने मंच से भाषण देते हुए नवजोत सिंह सिद्धू को रोका और उनके शब्दों की ओर ध्यान देने के लिए कहा। अपने भाषण में कैप्टन ने सिद्धू का सीधा रेफरेंस देकर जताया कि वो उनसे कितने जूनियर हैं। सुनिए। दूसरी गल जो सानू रल के लड़नी पऊ, नवजोत सुनो, इत्थे लेनी पहला तो मैं इन्हां मेरा दसदा मैं इन्हां दा रिश्ता की है। रिश्ता इन्हां दा ये है कि 1963 दे विच इन्हां जन्म होया और 1963 विच मेरा IMA तो कमीशन होया और मैं चीन के बॉर्डर पर पहुंचा सी। इन्ना फर्क है साडा। और फिर इन्हां दे पिताजी और मेरे माता जी इकट्ठे रहे। वो 1900 अपने DCC के प्रधान से पटियाले दे और इन्हों के पिता जी उन्होंने एक उदों एको जनरल सैकटरी होंदा सी, एक जनरल सैकटरी से पटियाले दे DCC दे। फिर 1967 में इंदिरा जी ने मेरे मदर नूं लैके लोक सभा दे विच उन्हां दी इलैक्शन करवा के उत्थों जिता के लैके गए और इन्हों के पिता जी प्रधान रहे, बन गए से पटियाले दे। और मैं जब 1970 फौज छड़ के आया तो मैनू उदों दसिया गया कि मैं मदर नूं पुछया, कहते कि तुसीं पॉलिटिक्स दे विच अपना कदम चक्को। मैं कहा मैनू तो कोई पॉलिटिक्स है तो पता ही नहीं है। कहते नहीं कोई, तुसीं साहब भगवंत सिंह से जाके मिलो। कुल मिलाकर कैप्टन की ये जताने की कोशिश कि भले ही सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष बन गए हों लेकिन बिग ब्रदर तो अब भी वही हैं। तो क्या अब ये समझ लिया जाए कि सिद्धू को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्वीकार कर लिया? सूत्रों के हवाले से कई तरह की खबरें आई कि नाराज तो कैप्टन अब भी हैं और सिद्धू से मिलना भी नहीं चाहते थे। कार्यक्रम में नहीं जाते तो कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाता और आला कमान का दबाव भी था। खबर ये भी कि कैप्टन अमरिंदर अब भी इस बात पर अड़े हैं कि जब तक सिद्धू माफ़ी नहीं मांगते वो उनसे पर्सनली नहीं मिलेंगे और इस तरह के आगे मंच भी साझा करने से बचेंगे। पंजाब अध्याय में एक नया युग शुरू हो रहा है और उन नेताओं की असहजता का क्या जो सिद्धू से पहले से कांग्रेस में हैं और कैप्टन के वारिस बनने का सपना देख रहे थे। कैप्टन और सिद्धू की अदावत का क्या असर होगा, ये हमने समझा पंजाब को बूझने वाले पत्रकार यादविंदर सिंह से। देखिए, पार्टी ने सिद्धू को चुना है और सिद्धू को चुन के पार्टी ने कहा है कि
सरकार नहीं, पार्टी इंपॉर्टेंट है। सिद्धू ने जो आज भाषण दिया उसमें भी उसने क्लियर कर दिया कि बिस्तरा लगा लेंगे कांग्रेस भवन में। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में पार्टी हावी होने की कोशिश करेगी, पर कैप्टन अमरिंदर सिंह भी हर कोशिश करेंगे सिद्धू को डीरेल करने के लिए। आज वो नजर आया स्टेज पर भी, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने तरीके से कहा कि बॉर्डर स्टेट है और बॉर्डर स्टेट में बहुत सारे खतरे हैं। उन्होंने अपनी राजनीति साधी, जबकि नवजोत सिंह सिद्धू ने वो जो बड़े मुद्दे थे, बेअदबी का मुद्दा, नशे का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, वो सब मुद्दे सिद्धू ने उठाए। तो ये कंट्राडिक्शन मुझे नहीं लगता कि कम होगी, ये बढ़ेगी आने वाले दिनों में। और कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने तरीके से राजनीति करते हैं, इसीलिए वो बहुत सोबर थे। आज उन्होंने एक सीजन्ड लीडर की तरह वो बातें करी, पर सिद्धू का वही तेवर, वही स्टाइल जिससे वो अपनी राजनीति आगे ले जाना चाहते हैं। अब देखना ये है कि कांग्रेस में ये लड़ाई बढ़ेगी, अगर बढ़ेगी तो इसका फायदा होगा अकाली दल को, आम आदमी पार्टी को, या फिर पूरी कांग्रेस सिद्धू के साथ जाएगी, या फिर ये भी सबसे बड़ा सवाल है, क्या सरकार भी बदल जाएगी, यानी सरकार में कैप्टन की जगह कोई और चेहरा होगा। इसकी बातें भी कांग्रेस में हो रही हैं। यहाँ तो ताजपोशी हो गई, लेकिन असली इम्तिहान फरवरी मार्च में जो विधानसभा के चुनाव होने, जिसमें पंजाब के भी चुनाव होने हैं, उसमें होगा। क्योंकि संगठन की उछाल पछाड़ एक जगह, लेकिन सत्ता का सिरमौर तो जनता तय करती है। वो किसके जुमलों, किसके वादों पर यकीन करेगी, देखने वाली बात होगी। अब अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। बात संसद में आज की कार्यवाही पर। संसद में पैक्सेस पर आज भी विपक्ष का बवाल चलता रहा। लोकसभा शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा किया, कार्रवाई स्थगित हुई। कुल मिलाकर लोकसभा में आज कुछ नहीं हुआ। ऐसा ही हाल राज्यसभा का रहा। कल राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु हुसैन ने आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथों से उनके बयान की कॉपी लेकर फाड़ी थी। राज्यसभा के सभापति ने आज शांतनु हुसैन को इस कृत्य के लिए पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। निलंबित होने के बाद वो सदन छोड़कर नहीं गए तो कई बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। लंच के बाद लगा कि शायद अब सदन ठीक से चल पाएगा। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भास्कर ग्रुप के ठिकानों पर छापे पर बोलने के लिए इसके बाद खड़े हुए। सत्ता पक्ष की तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी ने उनका विरोध किया। हो हल्ला हुआ और फिर सदन को स्थगित करना पड़ा और इस तरह से हफ्ते का आखिरी दिन बिना किसी कामकाज के गुजर गया। पैक्सेस वाला मामला संसद के बाहर भी चलता रहा। संसद से बाहर निकलकर कांग्रेस के नेता और सांसद राहुल गांधी विजय चौक पहुंचे और वहां उन्होंने इस मामले पर मीडिया को संबोधित किया। कहा कि राजनीतिक हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ है। फिर गृह मंत्री के इस्तीफे और न्यायिक जांच की मांग की। देखिए, ये पेगासस जो है, इसको लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, स्नूपिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये हथियार है। इजरायली सरकार इसको हथियार का क्लासिफिकेशन देती है और ये हथियार आतंकवादियों के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ यूज किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इस हथियार को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ इसका प्रयोग किया है। मेरा फोन टैप किया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है, ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। ये उस पर आक्रमण है, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट पे पेगासस का प्रयोग किया गया। राफेल का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ यूज किया है और इसके लिए सिर्फ एक शब्द है, ट्रीजन। होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए, क्योंकि इस पेगासस को का ऑथराइजेशन और कोई कर नहीं सकता है। इस पेगासस का ऑथराइजेशन प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर कर सकते हैं। राहुल गांधी के आरोपों का बीजेपी नेताओं ने क्या जवाब दिया, वो भी सुनिए। लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से अगर राहुल गांधी जी को ये लगता है कि उनका फोन टैप किया जा रहा है तो वो अपना फोन इन्वेस्टिगेशन के लिए जाए और इन्वेस्टिगेशन में अगर पाया गया तो आईपीसी के हिसाब से कार्रवाई ओवर होगी।
पूरे देश के अंदर लोकतांत्रिक सरकार है, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है। 2014 में और फिर 2019 में राहुल गांधी जी की पार्टी को पूरी तरह से देश ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद भी वो इस बात पे आमादा है कि लोकतंत्र सही तरह ना चले, पार्लियामेंट सही तरह ना चले। राहुल गांधी जी की पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस आप सब जानते हैं। मॉनसून सत्र में वो विदेश घूमने जाते हैं, इस बार नहीं जा पाए, लेकिन उनकी इकलौती एक स्ट्रैटेजी ये रहती है कि किसी भी कारणवश से, चाहे वो कारण पैदा करना पड़े, मैन्युफैक्चर करना पड़े, पार्लियामेंट को ना चलने दिया जाए। तो संसद के बाहर और अंदर पैक्सिस वाला मुद्दा छाया रहा, लेकिन इनके बीच संसद के लिखित सवाल जवाब में भी कुछ दिलचस्प जानकारियां आई। लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने टीकाकरण पर सरकार से सवाल पूछा था। स्वास्थ्य मंत्रालय से पूछा कि क्या साल के आखिर तक सभी वयस्कों का टीकाकरण हो जाएगा। यह भी पूछा कि कितने टीके हर महीने दिसंबर तक उपलब्ध रहेंगे और कितना पैसा खर्च हो चुका है। इस पर सरकार की तरफ से स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार ने जवाब दिया। कहा कि टीकाकरण पूरा करने की कोई नियत सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती, हालांकि अनुमान है कि दिसंबर के आखिर तक 18 साल से ऊपर वालों का टीकाकरण हो जाएगा। सरकार ने बताया कि अगस्त से दिसंबर के बीच 135 करोड़ वैक्सीन डोज उपलब्ध होने का अनुमान है। लोकसभा में दिए जवाब के मुताबिक वैक्सीन पर अब तक 9,725 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जिसमें टीके की खरीद और रखरखाव दोनों शामिल हैं। लोकसभा में इस जवाब से पहले मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी टीकाकरण नीति पर हलफनामा दिया था। तब कहा था कि सभी वयस्कों का टीकाकरण दिसंबर के आखिर तक पूरा करने का प्लान है और इसी हलफनामे में सरकार ने 31 जुलाई तक 51 करोड़ 60 लाख वैक्सीन के डोज लगाने का लक्ष्य रखा था। आज 23 जुलाई है और अब तक देश में 42 करोड़ 34 लाख वैक्सीन के डोज लगाए गए हैं। कल एक ही दिन में 54,76,000 डोज लगाए गए। अगर सरकार को जुलाई वाला लक्ष्य पूरा करना है तो अब हर रोज करीब 1 करोड़ वैक्सीन के डोज लगाने होंगे। कुल मिलाकर सरकार टीकाकरण के अपने तय लक्ष्य से पीछे चल रही है। देश में वयस्कों की संख्या तकरीबन 94 करोड़ है और इनके लिए वैक्सीन के डोज चाहिए 188 करोड़। अभी तक 42 करोड़ डोज लग चुके हैं, यानी यहां से दिसंबर तक करीब 146 करोड़ डोज और चाहिए। जितनी डोज पिछले 7 महीने में लगी उसकी 3 गुना से भी ज्यादा अब लगनी है। संसद में सवाल जवाब वाले हिस्से से एक और दिलचस्प जानकारी आई। पिछले कुछ दिनों में जनसंख्या नियंत्रण वाली डिबेट चल रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नई जनसंख्या नीति भी पेश की। कानून लाने की बात भी हो रही है, लेकिन क्या केंद्र सरकार भी ऐसी कोई योजना बना रही है? इस पर संसद में सवाल पूछा गया। बीजेपी के होशंगाबाद से सांसद उदय प्रताप सिंह ने अपनी सरकार से जनसंख्या नीति पर सवाल पूछा। सवाल ये कि क्या केंद्र की सरकार भी 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आ रही है? सरकार का जवाब मिला नहीं। क्यों नहीं चाहती सरकार, इसकी भी वजह गिनवाई गई। सरकार ने कहा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक भारत की वांटेड फर्टिलिटी रेट 1.8 हो गई है, यानी अब औसतन हर कपल 2 से भी कम बच्चे चाहता है। इसके अलावा सरकार ने कहा कि भारत ने 1994 की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट काहिरा में हस्ताक्षर किए थे और इसका प्रोग्राम ऑफ एक्शन ये था कि फैमिली प्लानिंग के लिए दबाव वाले तरीके नहीं अपनाए जा सकते। इसके अलावा सरकार ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अनुभव ये भी बताता है कि बच्चों की संख्या पर सख्ती उल्टी पड़ जाती है। इससे कई तरह की विसंगतियां आती हैं, जैसे लिंग के आधार पर गर्भपात या लड़कियों को छोड़ देना या फिर भ्रूण हत्या। इन सब तरीकों का लिंगानुपात पर असर पड़ता है। केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, इन्होंने बिना सख्त तरीके अपनाए प्रजनन दर नीचे लाने में सफलता हासिल की है। सरकार ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाता है, जिसके जरिए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के उद्देश्य से बिना किसी धर्म या पंथ के नागरिकों से भेदभाव किए एक टारगेट फ्री योजना के साथ काम किया जा रहा है। हाल में यूपी में नए जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। इसमें ऐसा प्रावधान है कि अगर कोई 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करता है तो उसे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा या स्थानीय निकाय चुनाव में लड़ने की अनुमति नहीं होगी। यूपी के बाद से कई और बीजेपी शासित राज्यों में भी जनसंख्या वृद्धि पर कानून लाने की बात हो रही है। कुछ बीजेपी सांसदों ने प्राइवेट मेंबर बिल भी संसद में लाने की तैयारी की है। इन सब के लिए मोदी सरकार का संसद में दिया जवाब एक प्रीकर्सर की तरह हो सकता है। तो देश के मुद्दों की विस्तार से आज बात हो गई। शुक्रवार का रोज है, यहां पर शो खत्म कर सकते हैं, लेकिन कुछ सूचनाएं हैं। पहली सूचना, विजेता यानी जीत कर आने वाला 3 अक्षरों वाले शब्द का महत्व पूरी दुनिया जानती है। लोग विजेताओं को तो याद रखते ही हैं, उन्हीं की गाथाएं लिखी जाती हैं। कहते तो ये भी हैं कि इतिहास भी जीतने वाले ही लिखते हैं।
लल्लन टॉप की ओलंपिक स्पेशल सीरीज विजेता में हम ऐसे ही जीतने वालों की बात करेंगे, भारत के वो एथलीट जो ओलंपिक गए और वहां से जीत कर लौटे। इस सीरीज में हम भारत के लिए व्यक्तिगत इवेंट्स में मेडल जीतने वाले दिग्गजों की चर्चा करेंगे और ऐसी किसी भी चर्चा की शुरुआत शायद हर बार केडी जाधव से ही होगी। तो और जाने से पहले हमारी आज़ादी के लिए लड़ने वाले दो सेनानियों का जिक्र। आज चंद्रशेखर आज़ाद और बाल गंगाधर तिलक की जयंती है। पूरा देश इन महापुरुषों को याद कर रहा है, हम भी इन्हें नमन करते हैं। खोज कर इन महापुरुषों के किस्से पढ़िए और इंटरनेट की उस मूर्खता से बचिए जो आज़ाद जैसे सेनानी के जनेऊ पर टिप्पणियां करते हुए अपनी कुंठा निकालता है। शुभ रात्रि।